अभी सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में और हम लेकर आए हैं आपके लिए टारगेट सीटेट 2020। टारगेट सीटेट 2020 जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टार्टिंग से बने हुए हैं हम लोग आपके साथ और आपके कोर्स को ऑलरेडी कर दिया गया है ख़त्म। आपके कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है जिसमें कि शामिल है आपका ईवीएस और ईवीएस के साथ ही साथ शामिल किया गया है आपका सीटीपी का फुल कोर्स जिसके आपको दे दिया गया है प्लेलिस्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक। तो अगर अभी तक आप लोगों ने कोर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप लोग सारे वीडियोज़ को बड़े अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके कोर्स को ख़त्म करने के बाद हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महामंथन सीरीज, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। महामंथन सीरीज में हम लोगों ने क्या किया है, महामंथन सीरीज में आप लोग जानते हैं कि इसमें शामिल किए गए हैं PYQ और साथ ही साथ इसमें शामिल किए गए हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मिलाकर बनाई गई है आप लोगों की महामंथन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है। अब हम लोगों को बताना है व्यक्तिगत ध्यान, यानी कि यहाँ पर बताना है हम लोगों को क्या, यहाँ पर हम लोगों को इंडिविजुअल अटेंशन के बारे में डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज। इंडिविजुअल अटेंशन यानी कि व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण किस लिए है? क्या यह शिक्षकों को प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है, या साथ ही साथ शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, या बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग सीखते हैं, या इसको कहा जा सकता है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है इसका सबसे बेस्ट आंसर? तो इसको एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में भी, जिसमें ए ऑप्शन में आप लोगों से कहा गया है इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, एंड द सेकेंड ऑप्शन इज learner always learn better in group, and the third option is saying that children develop at different rates and learn differentially, and the last option is saying teacher training program prescribe it. तो which is the right answer of this question? तो इसका जो सबसे सही आंसर, जो इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और सीखते हैं अलग अलग। यहाँ पर बात की गई है किसकी, यहाँ पर बात की गई है व्यक्तिगत भिन्नताओं की, क्योंकि सभी बच्चा होता है अपने आप में एकदम होता है भिन्न, सभी की क्वालिटीज़ भिन्न होती हैं, सभी की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भिन्न होती हैं, सभी से एकदम कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में लगता है थोड़ा टाइम। इसीलिए ज़रूरत होती है किस चीज़ की, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है व्यक्तिगत ध्यान की, क्योंकि बच्चे अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं और अलग अलग सीखते हैं। अगर हम बात कर ले ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा गया है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसे निर्धारित करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी की बात करें जिसमें कहा गया है शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर भी ऑलवेज, ओनली, इस तरीके के अगर शब्द देखने को मिल जाए तो वो हो जाते हैं बिल्कुल ही नेगेटिव। अगर आपसे क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है तो आप लोग ऑलवेज और ओनली को हमेशा इग्नोर करके आप उस ऑप्शन को ही रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है यह शिक्षकों को प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है। तो अनुशासन वाले इसमें से व्यक्तिगत ध्यान पर अनुशासन का कोई भी जोर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि रचनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक होती है। अब बात करना है क्रिएटिव आंसर्स के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आप लोगों से प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्नों की, या सामग्री आधारित प्रश्न यानी कि कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, या बात करें जहाँ खुले हुए प्रश्न जिसको हम लोग जानते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस के नाम से। और जो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी है जिसमें कहा गया है एक अत्याधुनिक अनुशासित कक्षा, हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। तो रचनात्मक उत्तरों के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा होती है रिक्वायरमेंट? तो रचनात्मक उत्तर अगर हम लोगों को पाने हैं तो रचनात्मक उत्तरों के लिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ओपन एंडेड क्वेश्चंस की। ओपन एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोगों को मिल सकते हैं आसानी से हम लोगों को खुले हुए क्रिएटिव आंसर्स।
क्योंकि जो जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोगों ने छोटे बच्चों से पूछा कि अगर एक शब्द संख्या है 7 और हमें चाहिए कि ऐसे कौन से 2 अंक हैं जिनको जोड़कर हम लोग 7 पा सकते हैं, तो कुछ बताएंगे कि अगर हम 1 + 6 को जोड़ते हैं तो हमें 7 मिलता है। अगर उन्हीं में से कुछ हो सकते हैं जो कि ये भी बता सकते हैं कि 2 और 5 को जोड़ने से हमें 7 मिलेगा। कुछ और भी हो सकते हैं जो बोलेंगे कि 4 + 3 को जोड़ने पर हमें 7 मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका एक मतलब सिंगल आंसर निश्चित नहीं होता, वो होते हैं हम लोगों के ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया और आप लोग उसका आंसर दे रहे हैं। अगर उसकी आप लोग बात कर रहे हैं खुले हुए प्रश्न, जैसा कि एक इसका सही आंसर, तो ये ओपन एंडेड नहीं होगा, क्योंकि एक इसका इन 4 ऑप्शन में एक उत्तर क्या है, एक उत्तर एक बिल्कुल निश्चित है कि उसका वही उत्तर होने वाला है। तो ये हो जाते हैं आप लोगों के क्रिएटिव उत्तर। रचनात्मक उत्तरों के लिए होती है आप लोगों की क्या, रचनात्मक उत्तरों के लिए होता है आप लोगों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस की ज़रूरत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया है कि भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। अब बात करेंगे मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज, तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या उसे देखा जाना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या तो उसको देखा जाना चाहिए स्कूली जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन, यानी कि इसको देख सकते हैं रिसोर्स फॉर इनरिचमेंट ऑफ क्लास लाइफ, स्कूल लाइफ, या तो उसको हम लोग देख सकते हैं छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की शिक्षक की क्षमता के लिए एक चुनौती, यानी कि इसको एक चैलेंज के रूप में देखा जा सकता है, टू टीचर्स कैपेसिटी टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, या तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्या एक है फैक्टर यानी कि कारक है जो कि स्कूली जीवन से छात्रों के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है, मतलब अ फैक्टर दैट मेक्स स्कूल लाइफ अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस फॉर द लर्नर्स। तो भारतीय समाज को बहुभाषी चरित्र को मतलब जो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर्स हैं उसको किस रूप में देखना चाहिए? तो अगर हम लोग बात करते हैं, अगर एक ये कारक ऑप्शन नंबर डी में जैसे कहा गया है, कारक है कि स्कूल जीवन से छात्रों के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि स्कूल के शिक्षार्थियों को जटिल बिल्कुल भी नहीं बनाता है। यहाँ पर जो हम लोगों का मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर स्ट्रिक्ट होता है, तो मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर जो होते हैं यानी कि बहुभाषी जो होते हैं उसको हम लोगों टीचर्स को हमेशा एक रिसोर्स के तौर पर यूज करना चाहिए। रिसोर्स के तौर पर किसका मतलब क्या कि स्कूली जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन के रूप में इसको यूज करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को और बड़ी आसानी के साथ नई नई भाषाएं और नई नई चीज़ों की जानकारी देने में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अगर हम लोग बाधा की बात करें तो बाधा बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं समावेशी कक्षा में जिसमें हर तरीके के बच्चों को समावेशन के लिए बात कही गई है, और अगर हम उनको समावेशित नहीं करते सिर्फ और सिर्फ उनके लैंग्वेज के आधार पर, तो यहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाती है और इसलिए उनको बाधा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। और अगर बात करते हैं छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के शिक्षक की क्षमता के लिए एक चुनौती, तो टीचर्स की अगर यहाँ पर हम कैपेसिटी यानी एबिलिटी की बात करें तो टीचर्स की एबिलिटी को यहाँ पर कोई भी चैलेंज नहीं करता। यहाँ पर बात हो जाती है सीखने और सिखाने के लिए, तो यहाँ पर इसका हम उपयोग करते हैं एक रिसोर्स के लिए, टू इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हम लोगों से कह रहा है क्या, इसमें पूछा गया है पियाजे के अनुसार विकास के पहले चरण के दौरान, पहले चरण यानी कि बात करी गई है आप लोगों का 2 साल की उम्र के लिए, जिसमें पूछा गया है एक बच्चा सबसे अच्छा सीखता है तो कौन सा हो सकता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ स्टेज अ चाइल्ड लर्न बेस्ट। तो कैसे सीखता है? क्या वो इंद्रियों का उपयोग करके सीखता है, या तटस्थ शब्दों को समझकर सीखता है, या सीखता है अमूर्त शब्दों में सोचकर, या तो फिर भाषा के नए अधिग्रहित ज्ञान को लागू करके? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सही? बाय यूजिंग सेंस, बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड, या बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, या बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 साल की उम्र के लिए, जिसमें कि पियाजे ने बताई है 4 साल, पियाजे ने विभाजित किया है 4 रूप में, जिसमें कि पहला होता है हम लोगों का जो पहली अवस्था होती है वो होती है हम लोगों की कौन सी? वो होती है 0 से 2, और उसको हम लोग जानते हैं सेंसरी मोटर के नाम पर। तो सेंसरी मोटर का साफ साफ मत होता है कि इंद्रियगामक अवस्था, यानी कि इंद्रियों का उपयोग करके 0 से 2 वर्ष के बच्चे जो होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो इसका आंसर भी होने वाला है बाय यूजिंग सेंसेस, जिसका टाइम पीरियड होता है 0 से 2 साल। तो इसमें इसको हम लोग सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रियगामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों से फिर से पूछा गया है जीन पियाजे से रिलेटेड, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा
व्यवहार जो है जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। अब बात करनी है हम लोगों को मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि इसी को हम लोग कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें क्या है, इसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो कि जीन पियाजे द्वारा बताया गया है, तो क्या वो स्थगित नकल यानी कि वस्तु स्थायित्व है, क्या इसमें बनाव विश्वास खेल अपरिवर्तनीयता है। और अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, ऑप्शन सी में हाइपोथेटिको कटौती तर्क प्रस्तावात्मक विचार, या तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें कहा गया वर्ग समावेश, तो संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन वाली बात करी गई है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं, इसमें इंग्लिश में क्या डिफर्ड इमिटेशन आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल में। डिफर्ड इमिटेशन वाली बात तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं मेक बिलीव प्ले इरिवर्सिबिलिटी या हाइपोथेटिकल डिडक्शन रीजनिंग यानी कि प्रोपोर्शनल थॉट, और अगर हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन की, तो इसमें कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा अच्छा और सटीक बैठने वाला है। तो चलिए इसका सही उत्तर के हम लोग कर लेते हैं डिस्कशन। तो इसमें जो हम लोगों का सबसे सही आंसर बैठने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करते हैं संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन क्लास में समावेशन के रूप पर, तो ये हो जाता है बिल्कुल सही उत्तर, जो कि जीन पियाजे द्वारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का एक गुण बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है अब हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो विकास का सिद्धांत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब बात करी गई है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा है विकास का सिद्धांत। तो क्या यह एक असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या यह विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, और अगर हम लोग ऑप्शन सी में देखेंगे कहा गया है यह सभी के लिए एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम प्लेस फॉर ऑल। यह ऑप्शन नंबर डी जिसमें कहा गया है विकास हमेशा कैसा होता है, रैखिक होता है, यानी कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम लोगों से कहा गया है विकास का एक सिद्धांत है कि नहीं, या क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है कि विकास एक असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो आप लोगों का डेवलपमेंट होता है वो होता है आप लोगों को कंटिन्यू रूप से, जो कि चलता है हम लोगों को होम टू टूम, यानी कि उसी को कहा जाता है जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया। तो ये कॉन्टिन्यूअस यानी कि अगर यहाँ पर ये सतत होता तो हो जाता सही, लेकिन ये असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होने की वजह से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर। अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जिसमें कहा गया है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी नहीं है, तो ये बात भी हो जाती है बिल्कुल गलत, क्योंकि विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी आपस में होती हैं इंटरकनेक्टेड। यहाँ पर कहा गया है नॉट इंटरकनेक्टेड, इस वजह से ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा आप लोगों का गलत। और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है यह सभी के लिए एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है विकास हमेशा रैखिक होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों के लिए गलत होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें विकास जो होता है आप लोगों को पता होता है कि विकास कैसा होता है। विकास हम लोगों का होता है वर्तुलाकार, जो ना कि यहाँ पर अगर हम लोगों को रैखिक बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम प्लेस, यानी कि यह सभी के लिए एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा जो है कि वो 4 से या 5 साल में चलना सीख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे 4 या 5 साल में चलना सीखे। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी और हो सकता है कोई बच्चा देर में चलना भी सीख सकता है। तो एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि सभी के लिए विकास जो होता है अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें हम लोगों से कहा गया है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण अब बताना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज द सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण का मतलब बताना है। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुकूलन और सामाजिक वातावरण के लिए समायोजन, यानी कि अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू द सोशल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करते हैं हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना, यानी कि यहाँ पर बात की गई ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, या तो बात करा जाए अपने सामाजिक मानदंडों का निर्माण, क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, या तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं समाज में बड़ों का सम्मान करना, यानी कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी। तो रिस्पेक्टिंग एल्डर इन सोसाइटी इज़ अ गुड थिंग, बट यहाँ पर बात करी गई है सोशलाइजेशन की, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर।
अगर हम लोग इसके सही आंसर की तरफ चलते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है, समाज में बड़ों का सम्मान करना। समाज में बड़ों का सम्मान करना यानी कि रिस्पेक्ट करना अपने एल्डर्स की, ये बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर ये इसको समाजीकरण के लिए इसको हम लोग पूरी तरीके से सत्य नहीं मान सकते। अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा गया है अपने सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना, तो ऐसा तो नहीं होता कि कतई आप लोग अपने खुद के ही एक सोशल नॉर्म्स को क्रिएट कर लें और उसके बाद वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अपने सामाजिक मानदंडों का निर्माण करें और सभी लोग आके उसका फॉलो करें। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है आप लोगों का बिल्कुल गलत। और अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसी अनेकों परंपराएं, ऐसी रूढ़वादी परंपराएं भी चल रही होती हैं जिसको पालन करना मतलब हर एक के लिए ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना भी समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऑलवेज फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स विल बी द बैड थिंग फॉर यू। और अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, जिस पर हम लोगों से कहा गया है अनुकूलन और सामाजिक वातावरण के लिए समायोजन। अगर हम लोग यहाँ पर अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यही होता है मेन रूप से हम लोगों का सोशलाइजेशन, क्योंकि सोशलाइजेशन वही है, समाजीकरण वही है, जहाँ पर अगर हम किसी एक समाज में जाएं और वहाँ उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर समायोजित हों, अपने आप को अनुकूलित करें, उस एनवायरनमेंट को क्या करें, अडेप्ट करें और ख़ुद को एडजस्ट करें उस सोशल एनवायरनमेंट के लिए। मतलब यहाँ पर अडेप्ट और एडजस्ट की बात करी गई है। सबसे पहले उसके हमें अपने अनुकूल बनाना है उस वातावरण को, और फिर उस सामाजिक वातावरण के लिए अपने आप को ढालने की कोशिश करना है, जो कि एक समाजीकरण के पूर्ण परिभाषा को प्रदर्शित करती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि हम लोगों से कहा गया है युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि अब यहाँ पर बात करी गई यंग लर्नर शुड बी इनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम सो दैट, क्या किस लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं, या तो वे शिक्षक कक्षा को बेहतर नियंत्रित कर सकता है, या तो वे एक दूसरे से सवाल के जवाब सीख सकते हैं, या सिलेबस को जल्दी कवर किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है? क्या दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी में देखें तो इसमें कहा गया है द टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, या दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द ईच अदर। और अगर बात करते हैं द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, तो कौन सा इसका सही आंसर होने वाला है? अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी जिसमें कहा गया सिलेबस को जल्दी कवर किया जा सकता है, तो सिलेबस को कवर करना ही मेन शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। सिलेबस जल्दी या देर में ख़त्म करना एक अपने आप में टाइम लिमिट एक अलग चीज़ है। और अगर सिलेबस की ही बात कर ली जाए तो सिलेबस को कंप्लीट कर देना इज़ नॉट अ टीचिंग स्किल। अगर हम तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि युवा शिक्षार्थियों की बात करी गई है कक्षा में बातचीत करने के लिए। और तो ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है वे एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं, यानी कि दे कैन लर्न आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर। देखिए यहाँ पर अगर एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सकते हैं, इट मे बी अ गुड थिंग, बट अगर इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर वो एक दूसरे से सवाल के जवाब सीख रहे हैं तो वो सही जवाब ही सीख रहे हैं? ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि एक दूसरे से सवाल के जवाब सीखने पर उनके जवाब जो होंगे बिल्कुल एकदम सही होने वाले हैं। इसलिए प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता वो एक दूसरे से जवाब सीखें। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है शिक्षक कक्षा को बेहतर नियंत्रित कर सकता है, तो शिक्षक का मेन काम कक्षा को नियंत्रण करना नहीं, बल्कि बच्चों में कक्षा का ऐसा माहौल बनाना है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो इसका मेन मकसद हो जाएगा कहाँ पर, वे अध्ययन के दौरान सामाजिक कौशल सीखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, जिसमें कहा गया है दे लर्न सोशल स्किल इन द कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये वाला जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि बच्चा जब किसी चीज़ में खुद में शामिल होता है तब उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अडेप्ट करता है, और वह अध्ययन के दौरान अगर इस तरीके की बातचीत के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उसको कुछ एक अपने तर्क देने को कहे जाएंगे, तो वो सामाजिक कौशल को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। आप लोग जानते हैं कि जॉन डीवी ने हम लोगों को एक लर्निंग बाय डूइंग की थ्योरी भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि करके सीखना, तो ये उसी चीज़ से हो जाती है यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से कनेक्टेड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को पैदा कर सकता है
तो वो किस तरीके से कर सकता है? क्या इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशूज़, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करके, या तो वो कैसे व्यवहार करने पर सख्त निर्देश देकर, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, या तो धार्मिक तकनीकों का महत्व देना यानी कि गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक, या व्यवहार का स्पष्ट नियम बताकर यानी कि लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही बिल्कुल आंसर? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, लर्निंग बाय डूइंग, जो थ्योरी दी थी आप लोगों की दी थी जॉन ड्यूवी ने, जिसमें बताया गया था कि बच्चे अगर उसमें खुद को इन्वॉल्व कर उस चीज़ को करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे। और यहाँ पर भी वही इन्वॉल्व करने की बात आ गई, यानी कि इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मोरल इशूज़, यानी कि नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करेंगे तो नैतिक मूल्यों को इससे अच्छे तरीके से और पैदा बच्चों के अंदर उसकी जो भावना का हो उसको जागृत नहीं किया जा सकता। तो ये आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी की बात करें, जिसमें कहा गया है कि कैसे व्यवहार करने पर सख्त निर्देश देना, यानी कि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन बच्चों के लिए बिल्कुल एक ऐसा काम करेगा जो उसके अंदर डर को पैदा करेगा और डर के कारण बच्चे कभी सीखते नहीं हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल गलत। और ऑप्शन नंबर सी में कहा गया धार्मिक तकनीकों को महत्व देना, तो ये काम तो क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। धर्म से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बातें नहीं की जाती, क्योंकि हम लोगों की क्लास जो होती है वो एक समावेशी कक्षा होती है जिसमें अनेक धर्मों के लोग आकर पढ़ते हैं। तो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए धर्म से रिलेटेड कोई भी बात हम लोग क्लासरूम में बिल्कुल भी नहीं करते। और अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जिसमें कहा गया व्यवहार का स्पष्ट नियम बताकर, यानी कि लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर, तो व्यवहार का स्पष्ट नियम बता देने मात्र से बच्चों में नैतिक मूल्यों की जो होता है उसकी भावना को जागृत नहीं किया जा सकता जब तक वो उसमें खुद में इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील व्यवहार की एक विशेषता है? प्रगतिशील यानी कि यहाँ पर आप प्रोग्रेसिव बिहेवियर की बात की गई है, तो आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। तो क्या वो बार बार टेस्ट और परीक्षा है, यानी कि फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, यानी कि लचीला टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कहा गया निर्देश केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तकों पर आधारित हैं, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो बेस्ड हैं सोलली ऑन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जिसमें कहा गया कि परीक्षा पर अच्छे अंक लाने पर जोर देना, यानी कि एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स ऑन एग्जामिनेशन। तो इसका कौन सा होने वाला है बिल्कुल सही उत्तर? प्रगतिशील व्यवहार की एक, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा एक प्रगतिशील व्यवहार की एक विशेषता है। तो जैसा कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए में बताया गया है बार बार टेस्ट और परीक्षा, तो बार बार टेस्ट और परीक्षा भी किसी भी तरीके की एक प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव बिहेवियर के अंदर इसको भी बिल्कुल भी नहीं रख सकते। अगर हम लोग इसको रखते हैं बार बार टेस्ट और परीक्षा के लिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल गलत, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को एग्जामिन नहीं करना है, बच्चों को वहाँ पर सिखाने की कोशिश करनी है, तो ये प्रगतिशील तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं लचीला टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था, यानी कि इसमें बात की गई फ्लेक्सिबल टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बच्चों के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना जिसमें कि वो किसी भी तरीके से उनको किसी भी तरीके से ऐसा माहौल उपलब्ध कराया जाए जिसमें कि वो ढलकर और सिर्फ पढ़ने के बारे में सोच सकें, उनको किसी भी तरीके की बंदिश का सामना न करना पड़े। यही होती है फ्लेक्सिबल टाइम टेबल यानी कि लचीला टाइम टेबल। अगर उनका मन नहीं है मैथ पढ़ने का, तो उनको ज़बरदस्ती करके मैथ न पढ़ाया जाए, बल्कि अगर जिस सब्जेक्ट में उनका मन उस समय लग रहा है तो उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, जिससे कि वो एक अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकें। तो ये लचीला टाइम टेबल और बैठने की व्यवस्था है, जिसका मतलब ये है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम लोग प्रगतिशील व्यवहार की बात कर रहे हैं तो प्रगतिशील का मतलब भी वही होता है कि कुछ ऐसे चीज़ों को एक्सेप्ट करना जिससे कि वो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करते हो ऑप्शन नंबर सी की, जिसमें कहा गया निर्देश केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होता है, तो केवल ऐसे निर्देश दे देना जो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित हैं, तो ऐसे प्रगतिशील व्यवहार बिल्कुल भी सो नहीं होता, क्योंकि जो पुस्तकों पर आप लोगों के निर्देश दिए होते हैं वो पुस्तकों पर दिए हुए निर्देश तो सभी बच्चे आराम से अपने घर में ही पढ़ सकते हैं, या अभिभावक भी उनको पढ़कर सुनाई सकते हैं। तो वो सिर्फ एक लिखी हुई बातों को हम लोग प्रगतिशील व्यवहार की बिल्कुल भी विशेषता नहीं मानेंगे। और बात करते अगर ऑप्शन नंबर डी की, जिसमें कहा गया परीक्षा पर अच्छे अंक लाने पर जोर, तो परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर जोर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर सीखने की। और सीखने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए तो बच्चे ने सीखा नहीं है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन उससे पूछे गए हों वो क्वेश्चन वो ना सीख पाया हो सकता है कि जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना हो वो चीज़ वो ना सीख पाया हो, लेकिन उसने कंटेंट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया हो।
तो सिर्फ अंक के आधार पर बच्चों को हम लोग बिल्कुल भी नहीं जज करेंगे कि उसके अंदर का टैलेंट कैसा है, इसलिए प्रगतिशील व्यवहार की एक विशेषता के अंतर्गत इसको नहीं रखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, जिसमें कि आप लोग ऐसे टाइम टेबल को वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और ऐसी कंडीशन को प्रोवाइड करेंगे जिसके अंतर्गत बच्चे अगर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने स्किल्स को क्या कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, अपने स्किल्स को वहाँ पर उभार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो और सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर यहाँ पर सेशन के में जिस क्वेश्चन के अंतर्गत जैसे भी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप लोगों को जहाँ सारे के सारे नोटिफिकेशन हैं वो बड़े आराम से मिलते रहें और हम लोगों को भी एक तरीके का बहुत मोटिवेशन मिले और अभी जितने भी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले लोग हैं उनको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कहा गया है एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यों का उपयोग करता है, वह किससे प्रभावित है? अब यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि अ टीचर मेक यूजेस ऑफ अ वैरायटी ऑफ टास्क टू क्रिएट द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर सी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई। अब यहाँ पर बताना है कि वह किससे प्रभावित है, यानी कि वो बात कर रहा है अनेक तरीके से, मतलब विभिन्न शैलियों की बात कर रहा है, मतलब विभिन्न तरीकों की बात कर रहा है, जिसमें बात इसका मतलब ये हुआ कि कई तरीकों से बच्चों को सिखाने की बात हो रही है। तो क्या वो वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि वाइगोस्की का सोशियो कल्चर थ्योरी, या पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और या तो फिर वो कोहलबर्ग का नैतिक विकास यानी कि कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट, या गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यानी कि गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो उसमें अगर क्वेश्चन में ही आंसर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न सीखने की शैलियों यानी कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ थ्योरी बता रहा है, मतलब एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके बता रहा है, एक तरीका नहीं समझ में आया तो उसने एक दूसरे तरीके से बताया, अगर दूसरा नहीं आया तो उसको और तीसरे और तरीके से बताया, जिससे कि अलग अलग तरीक़ों से बताकर बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है बच्चों के लिए, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है इस शिक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों से पूछा गया है वाइगोत्स्की ने बच्चों की सीखने की निम्नलिखित कारकों में किस भूमिका पर जोर दिया है। अब बताना है कि किस सिग्निफिकेंस पर एम्फेसाइज किया है वाइगोत्स्की ने, टू प्लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन। तो क्या वो शारीरिक है, क्या वो सामाजिक यानी कि सोशल है, यानी कि वो हेरिडिटी या वंशानुगत, या नैतिक यानी कि मोरल है। तो वाइगोत्स्की ने किस पर जोर दिया है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की ने हम लोगों की कौन सी थ्योरी दी थी? वाइगोत्स्की ने हम लोगों को दिया था सोशियो कल्चर थ्योरी के नाम से, जिसको हम लोग जानते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी, जिसको कि हम लोग हिंदी में अगर बात करी जाए तो जानते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, जो कि है सामाजिक, यानी कि यहाँ पर बी की बात करें तो हो जाएगा सोशल। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि हम लोगों से डिस्कस कराया गया है कि एक स्कूल लड़कियों को वरीयता देता है जबकि एक राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार यह दर्शाता है। मतलब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्कूल है जो कि एक राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है और वहाँ पर वो स्कूल में लड़कियों को वरीयता देता है। तो ये एक तरीके का क्या है? क्या ये एक तरीके की प्रोग्रेसिव थिंकिंग यानी कि प्रगतिशील सोच है? क्या ये जेंडर बायस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह की बात करी जा रही है यहाँ पर, या तो ये ग्लोबल ट्रेंड यानी कि वैश्विक रुझान की बात की जा रही है, या तो ये प्रैग्मेटिक अप्रोच यानी कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण को दिखा रहा है। तो अब आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा आंसर है इसका बिल्कुल सही। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसी एक पक्ष के बारे में बात करना, अगर कहा जाए कि लड़के जो होते हैं उनकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी होती है, और अगर लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स को बुरा बताया जाए, या तो साथ ही साथ ये कहा जाए कि अगर लड़कियां जो होती हैं वो अच्छा गाती हैं और लड़के कम अच्छा गाते हैं, तो ये एक तरीके के यहाँ पर जेंडर बायस को शो करता है, एक तरीके के लिंग पूर्वाग्रह को शो करता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, जिसमें पूछा गया समावेशी कक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी होती है। क्या ये तथ्यों का सिद्धांत यानी कि इंक्लूड इन डॉक्ट्रिन ऑफ फैक्ट, या तो इसमें बात की जाए हाशिए पर पड़े समूहों को
शामिल हैं, यानी कि इसमें बात करी गई इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, या कक्षा में विविधता का जश्न मनाएं, यानी कि सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, या सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है, यानी कि इनकरेज द स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर। तो समावेशी कक्षा इनमें से कौन सी होती है? तो समावेशी कक्षा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि समावेशी कक्षा में होते हैं अनेक तरीके के बालक, जिनके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, जिनका धर्म अलग हो सकता है, जिनका एरिया अलग, यानी एरिया कहने का मतलब कि वो किसी अन्य कोई या तो ईस्ट यूपी से हो सकता है, तो हो सकता है साथ में कोई साउथ इंडिया से आया हुआ हो सकता है। तो इसमें समावेशी कक्षा में सभी तरीके के लोग शामिल किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पर सेलिब्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम, यानी कि कक्षा में जो होती है विविधता उसका मनाया जाता है जश्न, जो होता है समावेशी कक्षा के नाम से। तो इस पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि जब एक बच्चा विफल हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? क्या सिस्टम विफल हो गया है, या बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, या बच्चे ने जवाब को ठीक तरीके से याद नहीं किया है, या तो बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए था जो कि बहुत ज़रूरी है, ऐसा वैसा कुछ भी। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर प्राइवेट ट्यूशन वाली बात आ जाती है तो प्राइवेट ट्यूशन वाली बात हो जाती है बिल्कुल ही गलत। और अगर बात करते हैं द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज्ड द आंसर, तो याद करने की बात को तो एनसीईआरटी ने बहुत पहले ही मना कर दिया कि याद करने जैसी कोई चीज़ भी हम लोग अपनी शिक्षा प्रणाली में बिल्कुल भी नहीं लागू करते। और अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, जिसमें कहा गया बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पढ़ाई के लायक ना हो। अगर किसी भी तरीके का बच्चा है, अगर वो किसी भी तरीके की डिसेबिलिटीज़ से प्रभावित है, तो उसके लिए भी अलग तरीके के स्कूल बनाकर उसके लिए भी बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था करी गई है। इसलिए हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बच्चा पढ़ाई के लायक नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मतलब साफ साफ यही है कि वो सिस्टम जो है वो सिस्टम फेल हुआ है, ना कि वहाँ पर बच्चा, क्योंकि सिस्टम ने उस तरीके से उसका नर्चर नहीं किया, सिस्टम ने उस तरीके से उसको नहीं बताया जिस तरीके से उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर सिस्टम की विफलता को माना जाता है, जबकि एक बच्चा हो जाता है विफल। तो ये था आज का आप लोगों का सेशन कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग भी आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर वहाँ पर डिस्कशन पेज के थ्रू सारे आप लोग प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज की लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। और लास्ट आप लोग जैसे कि जानते हैं पीडीएफ्स वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती हैं, तो पहले और दूसरे सेशन की पीडीएफ भी वहाँ पर ऑलरेडी डाली जा चुकी है। तो चलिए साथ ही साथ चैनल को लाइक कर लीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि ये इतना अच्छा कंटेंट सभी लोगों तक बड़े आसानी के साथ पहुँचे। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।